Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear students, today we will discuss lesson number 11, books of original entry, cash book. कैश बुक में आपने 3 टाइप्स की कैश बुक पढ़ी थी. फर्स्ट सिंगल कॉलम कैश बुक, जो कंसेप्ट आपका कंप्लीटेशन हो चुका है. डबल कॉलम कैश बुक, जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है. एंड पैटी कैश बुक, जो नेक्स्ट आएगी. ओके, तो दीज आर द 3 टाइप्स. ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारे सिलेबस में नहीं है. तो सिंगल कॉलम कैश बुक ऑलरेडी हो चुकी है. डबल कॉलम कैश बुक कंसेप्ट चल रहा है आपका. पैटी कैश बुक आगे आएगा. डबल कॉलम मीन्स दैट द 2 कॉलम्स आर हियर. 1 कॉलम इज द कैश एंड सेकंड इज द बैंक. कैश ट्रांजेक्शन जो होती है कैश कॉलम में, जितनी भी बैंक रिगार्डिंग चेक से होती है वो बैंक कॉलम के अंदर दिखाई जाती है. तो दीज आर द 2 कॉलम्स आर हियर द डबल कॉलम कैश बुक. चलो जी, एक इलस्ट्रेशन हमने लास्ट में लिया था पार्ट्स में, पार्ट 5 में. एक को बहुत अच्छी तरह आपको समझाएंगे. आई होप दैट बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा. एक एंट्रीज को बहुत अच्छी तरह से हम करेंगे. देखिए क्या है. सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ द, ऊपर लिखेंगे कैश बुक. हे द फॉर्मेट, डेट, particulars, वाउचर नंबर, LF, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डेट, particulars, वाउचर नंबर, LF, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम. है द कैश, है द बैंक. अमाउंट इन रुपीज, वाउचर नंबर LF, particulars, date. This side is the payment and this side is the receipt. This side is the debit and this side is the credit. Date, particulars, voucher number LF, cash column, bank column, and the amount is the rupees. Okay, so here is the format. I repeat again format. Date if given, कितनी तारीख को लेन देन हुआ वो लिखनी है. पर्टिकुलर विवरण क्या क्या हुआ है. वाउचर नंबर LF ब्लैंक्स होते हैं. कैश और बैंक 2 कॉलम बन गए डबल कॉलम कैश बुक के. सेम जो रिसिप्ट साइड बनी है डेबिट, सेम पेमेंट साइड में. डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक कॉलम. तो फॉर्मेट इज दैट क्लियर. फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब एक इलस्ट्रेशन हम लेते हैं. एक को देखिए, बहुत ईजी है, समझाएंगे आपको. सबसे पहले कहता है कैश इन हैंड. आपके पास पैसा है तो लिखेंगे टू बैलेंस BD. कितना रुपए आपके हाथ में है? 6200 रुपये. आपके बैंक में रुपए नहीं है, बल्कि बैंक से आपने निकलवा रखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD. दिस इज द नेगेटिव बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस. बैंक ओवरड्राफ्ट कर रखा है आपने 18,500 रुपये. तो बताइए पहली पॉइंट आपका क्लियर हुआ या नहीं. कैश को कैश में लिख दिया. कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता. मैंने पहले बताया था आपको. बैंक के दोनों बैलेंस हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है इधर भी. जमा है तो आपका यहाँ पर, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ तक. ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ये डेबिट होता है, ये फेवरेबल होता है, ये अनफेवरेबल होता है. ओके, चलो जी. इश्यूड ए चेक. हरी से एक चेक मिला और सेम डे जमा कर दिया. अगर सेम डे जमा नहीं होता तो एंट्री होती ही नहीं यहाँ पर. सेम डे अगर डिपॉजिट हो जाता है तो आप लिखेंगे टू हरी. और कितने रुपए का चेक था? बैंक में डिपॉजिट होगा, ये है 1300 रुपए का. लो भी 1300 का चेक था, आपने इसको डिपॉजिट कर दिया. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, एक चेक विनोद से मिला 3300 रुपए का. कुछ नहीं लिखा तो चेक भी डिपॉजिट नहीं हुआ, तो इसकी यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी.
नेक्स्ट डे में वो चेक जाके विनोद वाला डिपॉजिट हुआ बैंक में 5 तारीख को, तो विनोद चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, तो यहाँ लिखेंगे टू विनोद की जगह लिखेंगे वर्ड टू चेक इन हैंड। कितने का? चेक इन हैंड टू विनोद, तो यहाँ पर चेक इन हैंड अमाउंट डिपॉजिट हुआ है हमारा 3,300 रुपये का। जो चेक मिला था वो चेक हमारा अब डिपॉजिट हो चुका। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ध्यान देना। चेक मिला तो एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मे बी दैट विनोद। अब बैंक में जब चेक जमा होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक ही जाएगा। विनोद तो देकर जा चुका है क्योंकि उसने 3 को दिया था और हमारा चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में 5 तारीख को। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम पेड बाय चेक, 20,000 का माल खरीदा और भाड़ा दिया 250 रुपये। अब देखो, हमने बाई परचेज अकाउंट 20,000 रुपये का तो चेक से खरीदा, तो 20,000 रुपये चेक गया। फ्रेट, उसका भाड़ा दिया 250 रुपये, रोज नगद दिया, तो नगद दिया तो कैश कॉलम चला गया। ओके, तो परचेज अकाउंट, दिस इज द चेक गिवन, दिस इज द कैश। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा, टू सेल अकाउंट, किस कॉलम में लिखी? इसमें डियर स्टूडेंट्स, कैश नगद माल बेचा तो पैसा आपके पास आया है, इस कॉलम में लिखेंगे 12,200 रुपये। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 8 को फिर 16,000 का माल बेचा, दिस इज द सेम एंट्री। टू सेल अकाउंट, अब कितने का बेचा? 20,000 रुपये का। ओके, सॉरी 16,000 रुपये का, 16,000। नेक्स्ट, सेल प्रोसीड फॉर अप्रैल 8, डिपॉजिट इनटू बैंक, 16,000 की जो सेल हुई थी ये वाली, इसको बैंक में जमा कर दिया। आप नोट करना, बैंक में जब मैं जमा करूँगा तो मेरा कैश घटेगा और मेरा बैंक बढ़ेगा, तो मैं पता क्या यहाँ लिखूँगा? टू कैश अकाउंट, और यहाँ लिख दूँगा कॉन्ट्रा एंट्री बाई बैंक। कितना रुपया? ये 16,000 रुपये मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तो 16,000 रुपये मेरा बैंक तो बढ़ गया और मेरा कैश घट गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज बाई ड्राइंग्स 1,000। विड्रॉ बाई चेक बाई प्राइवेट यूज, ड्राइंग तो है लेकिन अब कैसे निकाली? चेक से, तो चेक से तो बैंक से जाएगी, कैश थी तो यहाँ, बैंक है तो यहाँ, दोनों ड्राइंग्स हुई है। गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, पहले भी बताया है क्रेडिट की डियर स्टूडेंट कोई एंट्री नहीं होगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए अलग बुक बनाई जाती है। कोई भी उधार माल खरीदते हैं तो उसके लिए परचेज बुक में दिखाया जाता है, कोई भी उधार माल बेचते हैं तो उसको सेल्स बुक में शो किया जाता है। ओके, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नो एंट्री। उसके बाद पेड टू सुरेश बाय चेक, चेक से पेमेंट की सुरेश की, बाय सुरेश, कितनी पेमेंट की भाई सुरेश की आपने? पेड सुरेश बाय चेक 2,500 रुपए की। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अजय, 17 तारीख को अजय से एक चेक मिला, कुछ नहीं लिख रखा, यहाँ एंट्री नहीं होगी, एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय। ओके, और बाद में नेक्स्ट में ये चेक अजय को विजय से भेज दिया, ओ भैया अब तो विजय टू अजय हो गया, ये तो चेक गया उसके पास, तो ये तो जनरल प्रॉपर में एंट्री होगी, चेक इन हैंड टू अजय और विजय डेबिट टू चेक इन हैंड। अरे जो चेक बैंक में जमा होना था वो किसके पास गया? विजय। बैंक के पास होता तो क्या होता? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड होता। अब ये चेक किसी तीसरे को बेच दिया, तो दिस इज द व्हाट इज द इंडोर्समेंट। ओके, तो इनकी कोई एंट्री नहीं होगी। आई रिपीट अगेन, 17 एंड 20 की एक चेक मिला, नोट करना, सोचो एक बार, मुझे एक चेक मिला, जब तक बैंक में जमा नहीं कोई एंट्री नहीं हुई, चेक मेरे पास रखा है,
मैंने चेक को किसी से उधार माल खरीदा उस व्यक्ति को दे दिया, तो उसके पैसे उस कैंडिडेट को मिलेंगे, तो मेरे यहाँ पर तो कोई एंट्री नहीं होगी। तो इस प्रकार से चेक इन हैंड जनरल प्रॉपर में तो हम एंट्री करेंगे, लेकिन कैश की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, बैंक की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, देयर आर द नो एंट्री इन द कैश एंड बैंक कॉलम। ओके, चलो जी अब नेक्स्ट, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम द महेश एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। टू महेश, सेम डे डिपॉजिट कर दिया 2700 रुपये का। नेक्स्ट, कैश मिला आपको 1000 रुपये, चेक मिला 1200 रुपये कैश सेल का। टू सेल अकाउंट, जो नगद मिले वो कैश कॉलम में और जो बैंक से मिले वो बैंक कॉलम में। 1000 रुपये आपको यहाँ मिला और 1200 रुपये आपको यहाँ मिला। ओके, पेड इनटू बैंक, बैंक में 10,000 रुपये जमा करवा दिए। अब फिर वही बात आ गई, बैंक में जब 10,000 रुपये में जमा करवाऊंगा तो मेरा कैश खत्म होगा। बाई बैंक अकाउंट, ये फिर कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। कितना रुपये जमा करवाया? 10,000। यहाँ क्या लिख दूंगा? टू कैश अकाउंट, 10,000 रुपये मेरा बैंक बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्रीज होती हैं जिसमें दो अकाउंट इफेक्ट करते हैं, कैश कॉलम भी बैंक कॉलम भी। और ध्यान रखना हमेशा रिवर्स में होंगे, एक इधर कैश होगा तो इधर का बैंक होगा, इधर बैंक होगा तो इधर कैश होगा। ये भी नोटेड कर लेना। दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। एक चेक मिला प्रेम से और सेंट इमीडिएटली 4,000 टू प्रेम, बैंक में जमा करवा दिया 4,150 एंड चेक इज द डिसऑनर। अब देखिए कल क्या कहा था मैंने, कोई भी चेक अगर आपका डिसऑनर होता है, आपने यहाँ लिखा जैसे चेक डिसऑनर हो जाए कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पर उल्टा कर देना है, रिवर्स एंट्री। 4,150 और इसके नोटिंग चार्जेस को इसी में जोड़ देना, या नोटिंग चार्जेस जो लगे थे 20 रुपये, उनको दोनों को जोड़े 4,170 लिखते हैं, या 4,150 यहाँ पर, 20 रुपये यहाँ पर। एज यू विश, दोनों को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक में इकट्ठा भी लिख सकते हैं, क्योंकि नोटिंग चार्जेस यही देगा 4,170 रुपये। ओके, किशोर डिपॉजिट डायरेक्टली और इन बैंक अकाउंट। टू किशोर, हमारे खाते में डायरेक्ट जमा करवा दिया तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा। कितना? 3,000 रुपये उसने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया। और लास्ट में है बैंक चार्जेज एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बाई बैंक चार्जेज, बैंक से जाएंगे, कितना गया है? 60 रुपये। एंड आल्सो द इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट जो लिया है 720 रुपये। भैया ये सवाल आपका कंप्लीट बोर्ड पर आकर खड़ा हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ये साइड मैंने कहा हमेशा इसका पहले जोड़ कर लेना, ये साइड हमेशा ज़्यादा होगी। बाई बैलेंस सी डी, ये बैलेंस हमेशा आएगा या बराबर हो सकता है, इसका कोई भी बैलेंस हो सकता है। चलो जी, जब हमने इसका जोड़ किया तो हमारे पास आ रहा है 35,420। 35,420। देखो सेल में 12,220 था यहाँ पे, तो यहाँ आ रहा है 35,420। 0 2 2 2 4 6 2 8 6 14 1 15 1 1 2 3 बिल्कुल राइट है। 35,420 में से ये घटा देंगे, 16,000 10 26 26 और 1 27 27,250 लेस कर देंगे। तो बाई बैलेंस सी डी में कितना लिखना पड़ेगा? हमने लिखना पड़ेगा 8,170 और ये जोड़ बराबर बराबर 35,420। आई होप दैट कैश बुक को तो समझ में कर आ गया होगा, तो कैश कॉलम तो पहले भी पढ़ा हुआ है। अब बैंक में आते हैं। बैंक में मैंने कहा कोई भी कॉलम ज़्यादा या कम हो सकता है बैंक का। ओके, चलो जी, बैंक का फिर वही किया तो उधर की साइड हमारी ज़्यादा आ गई, ये साइड ज़्यादा है, इसका जोड़ आ रहा है 50,950। इसका जोड़ तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, और टू बैलेंस सी डी आ रहा है 9,300। ओके, देखिए मैंने फिर कहा है ये ज़्यादा है तो यहाँ बाई बैलेंस सी डी लिखते हैं, बैंक का ये भी ज़्यादा हो सकता है तो ये 9300, यहाँ टू बैलेंस सी डी, जोड़ बराबर बराबर 50,950। अब बैलेंस कैसे भागते हैं?
इधर वाला बैलेंस यहाँ आएगा और ये बैलेंस यहाँ आएगा। ये फेवरेबल बैलेंस माना जाता है, ये अनफेवरेबल बैलेंस माना जाता है। आई रिपीट, बोर्ड पे जो सवाल है इसको समरीज एक बार थोड़ा सारांश निष्कर्ष इसकी मैं फिर बता देता हूँ। टू बैलेंस BD कैश कॉलम और बैंक ओवरड्राफ्ट का वाई बैंक कॉलम इधर आ जाता है। फिर उसके बाद हम जो भी हमें मिला कैश के रिगार्डिंग वो कैश कॉलम में शो कर दिया, जो चेक से मिला चेक से कॉलम किया। 3 बातें इस सवाल में आई थी वो नोट कर लेना। कोई भी चेक अगर जिस दिन मिलता है बैंक में डिपॉजिट नहीं होता तो उसकी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। दूसरा, कोई भी चेक अगर मिलता है और अगर उसको इंडोर्समेंट कर दिया जाता है, बेचान किया जाता है, तो उसकी भी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होती, जनरल प्रॉपर में दिखाई जाती है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी हम इसमें शो नहीं करते हैं। बाकी सेम पीछे की तरह चलता हुआ आ रहा है। आई होप दैट आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ अपने सवाल कीजिए। अब आपका चलिए आप अपने होमवर्क की तरफ चलो। होमवर्क देने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं हम। प्लीज़ मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से और सीरियस सुन लीजिए। इसको आप ये नहीं है कि सर रोज़ जस्ट लाइक नोट ए फॉर्मेलिटी कि रोज़ कह देते हैं और आज को आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं होता। अगली बार हर स्टूडेंट को लाइव सेशन में आना होगा। तो इसलिए अब तक तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, गुजारिश कर रहा था आपको 2 से 3 बार वीडियोज़ के अंदर मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया है। अब मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, दिस इज़ ये मेरे ऑर्डर हैं कि लाइव सेशन में हर स्टूडेंट्स को अब ज्वाइन करना होगा। दिस इज़ माई ऑर्डर, नोट फॉर रिक्वेस्ट। अब आपको एक दे दिया है कि आपको हर हाल में लाइव सेशन में एक स्टूडेंट्स को आना होगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें। किसी भी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो उससे पहले लाइव सेशन से पहले मेरे से कांटेक्ट कर अवश्य करें। ओके, एनी प्रॉब्लम। आपका अब होमवर्क देखिए, क्योंकि आपके पीरियडिक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और पीरियडिक टेस्ट की डेट शीट और सिलेबस आपको सेंड कर दिया गया है। उसकी अच्छी तरह की तैयारी कीजिए और उसके रिगार्डिंग में जो भी पीरियडिक टेस्ट का ऑनलाइन होगा उसकी इंस्ट्रक्शंस आपके पास पहुंच जाएगी, जो भी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। होमवर्क क्या है? इलस्ट्रेशन 1 to 8, 1 से 8 तक प्रैक्टिस नोटबुक एंड द होमवर्क ऑफ द एक्सरसाइज रिगार्डिंग आल्सो इन द फेयर नोटबुक। Any problem regarding of live session, any problem regarding of the your maybe any subject regarding, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay students, thank you. Okay, goodbye. Stay home, stay safe. Thank you.